सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। और मेरे सामने बैठी हैं संगीता जी, हंसती हुई मुस्कुराती हुई। जी, मेरा भी आपको बहुत बहुत नमस्कार और सभी सुनने वाले श्रोताओं को, सभी सखियों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। कैसी है संगीता जी? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस काम चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है। सर्दी के मौसम में तो काम नहीं चलता, यूं कहिए कि सर्दी के मौसम में तो दौड़ रहा होता है हमारा काम, है ना? जी जी। तो आज आप मुस्कुरा भी बहुत रही हैं, क्या बात है? कुछ खास बात है? नहीं, ऐसे तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ खास हो या ना हो, मुस्कुराना तो चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जिंदगी में हर दिन कुछ खास नहीं हो पाता। अगर सामान्य जीवन भी है और सामान्य दिन भी चल रहा है, तब भी हंसते मुस्कुराते उसे बिता लेना चाहिए, है ना? वही याद रह जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए, याद की बात पर मुझे याद आया कि आपको याद है कि आज किन किन विषयों पर हम बातचीत करने वाले हैं? जी जी बिल्कुल। आज तो हम थोड़ी सैर करवाएंगे अपने श्रोताओं को और मेहनत करवाएंगे, यानी कुर्सियां ले चलेंगे। अरे क्या बात है! सर्दी के मौसम में आप कहाँ लिए चल रही है हमको, है? और आज आप सर्दी के मूड में ही आई, मुझे लगता है, क्योंकि आपने सर्दियों के सफर में जो सावधानियां बरतनी है और किस तरह से सफर का लुत्फ उठाना है, इस पर भी बातचीत रखी है ना? जी जी। और मुस्कुराहट तो है ही है। हाँ, मुस्कुराना तो है ही आज, कि जरा सी मुस्कुराहट कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। और क्या करेंगी? और मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाएंगे। आज तो हम मिट्टी के चूल्हे पर रोटी पकाएंगे जी। हाँ, और बाजरे की रोटी या मक्की की रोटी और सरसों दा साग। तो चलिए, पहले मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते भी गीत सुन लें। घड़ी घड़ी दिल तो हमारा धड़क ही रहा है, क्योंकि आज अब चूल्हे की रोटी हमें खिलाने वाली हैं और इतना खुशी हो रही है कि कैसा लगेगा आज इस रोटी का स्वाद, क्योंकि हमारे श्रोता भी देखिए लगातार लिख रहे हैं चूल्हे पर। ऐसा लग रहा है कि कहीं मूड न बन जाए उनका भी कि आज चलो चूल्हे की ही रोटी खानी है। और बिल्कुल ये मूड बनना भी चाहिए। हाँ। और सर्दी के इस खास मौसम में तो अगर हमारा ऐसा मूड है कि हम चूल्हे की रोटी खाना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है ना? तो हंसते मुस्कुराते हुए बात को आगे बढ़ाया जाए। जी 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 बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो आप कह रही थी कि आज जरा सा हम मुस्कुरा लेंगे। हाँ। तो बताइए कि जरा सा मुस्कुराना क्यों जरूरी है हमारे लिए? भाई जरा सा मुस्कुराना, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। एक मुस्कुराहट है, हालांकि बड़ी मुश्किल से चेहरे पर आती है, हाँ, है ना? क्योंकि व्यस्तता भी बहुत ज्यादा सबकी रहती है, तो कई बार तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुस्कुराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे अपनी सेहत भी प्रभावित होती है। और सबसे बड़ी बात ये है मंदाकिनी जी कि एक मुस्कुराहट अगर खिल जाए तो वो कई मुस्कुराहट को खिला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर किसी को देखकर हम मुस्कुरा लेते हैं तो इससे बड़ी सफलता, या हमें देखकर कोई मुस्कुरा लेता है तो इससे बड़ी सफलता हो नहीं सकती। हम किसी के चेहरे पर, किसी के लबों पर अगर मुस्कान लाने का काम कर सकते हो तो एक बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। क्योंकि दिन भर में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत से लोग परेशान मिलते हैं, उदास मिलते हैं, चिड़चिड़े मिलते हैं, बीमार मिलते हैं, है ना, व्यस्त मिलते हैं। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हर एक को जरूरत होती है एक हंसी की, एक खुशी की, हंसने मुस्कुराने की। कोई हमसे हंसे, कोई हमारे साथ बोले, बतियाए, खिलखिलाए। तो ये जो खिलखिलाहट है ये हमारे जीवन को बहुत जिंदा दिल बनाए रखती है। जी 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 जी। तो ऐसे में एक मुस्कुराहट, हाँ, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रखती है। और अगर वैसे देखा जाए तो कहते हैं कि जो एंडोफिन और डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन हैं वो भी बनते हैं अगर हम थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं। तो जो हमारा मस्तिष्क है वो इन सभी रासायनिक तत्वों को स्रावित करता है और इससे हमें तनाव और चिंता कम होती है हमारी। जी जी। माहौल भी उससे बड़ा प्रभावित होता है कि घर में अगर थोड़ी सी मुस्कुराहट या खुल के बातचीत हो, अच्छा हंसना मुस्कुराना हो, तो घर का माहौल भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। और नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अगर सख्त सा माहौल दिखता है तो फिर जो लोग होते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। जैसे बच्चे बेचारे वो तो फिर दिखते ही रहते हैं कि भाई
क्या है, बोलूं ना बोलूं। बच्चे बच्चे अपनी दुनिया में सिमट जाते हैं। हाँ। और वो के आपके आसपास भी नहीं मंडराते हैं। अगर आप बच्चों को हंसाते हैं, बच्चों के साथ खिलखिलाते हैं, बच्चों को मुस्कुराने का अवसर देते हैं, बच्चों के साथ प्यार बांटते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, उन्हें हंसाते हैं, तो यकीनन दुनिया आपके इर्द गिर्द ही होती है जी। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मुस्कुराना हमारे मुख के सौंदर्य में वृद्धि करता है, साथ ही ये हमारे आत्मविश्वास को बनाए रखता है। कई बार भीतर के डर और झिझक को भी मुस्कान से हराया जा सकता है। क्या बात ये है? हमारी सामाजिक मूल्य यानी सोशल वर्थ को बढ़ाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सुंदर। बात। और इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि अगर आपकी मुस्कान सच्ची है तो वो आपकी आंखों में झलक। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो संगीता जी, हमारे श्रोता भी लगते हैं कि मुस्कुराना बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए देखिए अपने विचार लिख रहे हैं। एक सखी लिख रही है कि मुस्कुराहट तो वो कुंजी है जो हर तरह से हृदय के ताले में फिट बैठती है। ये कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति के मन में मैत्री और सद्भाव पैदा कर देती है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि जानबूझकर नकली मुस्कुराहट के भी अपने स्वास्थ्यकारी लाभ होते हैं। लेकिन मुस्कुराहट के सिर्फ यही फायदे नहीं है। मुस्कान के बारे में एक महिला मनोविश्लेषक कहती हैं कि अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो मुस्कुराहट के साथ की गई बातचीत की शुरुआत माहौल को हल्का बनाती है और आपस में खुलकर बातचीत करने का मौका भी देती है। और परी हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जरा सी मुस्कुराहट तो हम सबके लिए जरूरी है। कभी कभी हमारे एक मुस्कुराने और एक सॉरी बोलने से हमारा रिश्ता भी ठीक हो जाता है। और साथ ही साथ मुस्कुराहट हमें एक आत्म संतुष्टि भी देती है। मुस्कान हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम किसी को देखकर मुस्कुरा दें तो सामने वाला भी हमसे खुश और प्रसन्न हो ही जाता है। चाहे वो कैसे भी मूड में हो, एक मुस्कुराहट आपको बहुत कुछ दे सकती है। बिल्कुल सही कहा, एक मुस्कुराहट हमें बहुत कुछ दे सकती है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अजी जरा सा मुस्कुराने में क्या जाता है, कोई पैसा थोड़ा ही खर्च हो जाता है, लेकिन फिर भी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें हंसाने की जुगत करनी पड़ती है। अब आपको क्या बताएं कि बीवी की मुस्कुराहट के लिए शौहर को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये तो वही बता सकता है जो बातचीत है जुगाड़ से मना ले जाता है। अब उसके दिल से पूछिए जो एक मुस्कुराहट के लिए तरस गए, सारा दिन निकल गया, मैडम नहीं मानी और नहीं मानी, सारा किस्सा मायके तक मोबाइल से बताकर ऐसा रायता फैलाया कि शाम का खाना नहीं बना। गनीमत है कि अभी बच्चे नहीं है, नहीं तो पता नहीं क्या होता, भूखे रहना हमें पड़ जाता। बात चली थी मुस्कुराने पर, हम विषय से आगे बढ़ गए हैं। उसका कारण हमारे पड़ोसी हैं जिनकी हालत देखी और लिख दिया। लेकिन मुस्कुराना हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुरा देता है, भले ही वो किसी चिंता में डूबा हो, एक पल के लिए वो भी खुश हो जाता है। किसी बीमारी की हालत में आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर हमेशा 95% आपसे विनोदी भाषा में बात करेंगे। उनके हास्य विनोद में आप अपना दर्द कम महसूस करते हैं। और एक मनोवैज्ञानिक ये प्रभाव आप पर पड़ता ही है कि हंसते रहने से हमारे मित्र संबंधी हमारे इस स्वभाव के कायल रहते हैं कि अमुक व्यक्ति कितनी भी परेशानी दुख हो फिर भी हमेशा मुस्कुराते हुए ही मिलता है। तो हमें भी ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए। जी। और एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि मुस्कुराहट वो कुंजी है जो हर तरह के हृदय के ताले में फिट बैठती है। ये कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति की बात करती हैं कि उनके मन में मैत्री और सद्भाव पैदा कर देता है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि जानबूझकर नकली मुस्कुराहट के भी अपने स्वास्थ्यकारी जो है लाभ होते हैं। तो फायदा हो या ना हो, अगर ऐसी बात है तो फिर मुस्कुराना तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल तो चाहिए। मुस्कुराहट जो है वो बातचीत का एक रास्ता भी खोलती है। जी, बिल्कुल सही कहा। और आइए अब सुनते हैं एक गीत।
बिजली कड़की। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए लेकिन मुस्कुराना फिर भी कायम है ना। देखिए कहते हैं ना कि स्वभाव में भी थोड़ा सा बदलाव आता है, कि चिड़चिड़ापन अगर होता है और थोड़ी सी मुस्कुराहट की अगर आदत कहे कि डाल ली जाए तो उससे जो स्वभाव है उसमें भी बड़ा बदलाव आता है। एक व्यक्तित्व जो है वो भी निखरता है। हाँ, और आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना बहुत बार पॉजिटिव होती है, बहुत पॉजिटिव। अगर आप किसी से मुस्कुराकर अपनी समस्या कहते हैं, कहीं आपके काम अटके हुए हैं, आपने सामने वाले व्यक्ति से मुस्कुराकर बात कर ली, तो न चाहते हुए भी सामने वाला आपकी मदद करता ही है। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा होता है कि राह चलते भी अगर कभी कभी कोई ऐसे वाकये हो जाते हैं मंदाकिनी जी, कि अचानक से हम किसी को पहचानते नहीं, कोई हमें नहीं जानता, लेकिन चलते फिरते कुछ ऐसी बात हो जाती है या कुछ यूं ही कि बस सामने वाले भी मुस्कुराने लगते हैं, आप भी मुस्कुरा देते हैं और फिर बस ऐसे ही बात। और कई बार ये मुस्कुराहट दोस्ती में तब्दील भी हो जाती है। जी, है ना? जी बिल्कुल। इस तरह भी होते हैं वाकई कि आप कहीं गए हैं और अनजान व्यक्ति हैं, आप फिर भी हंसे मुस्कुराए और वो आपके दोस्त बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चों की जो जिंदगी है उसमें भी परिवर्तन आता है अगर आप अपने घर परिवार में मुस्कुराहट बनाए रखते हैं। आप स्कूल में अगर अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, बच्चों को हंसने और मुस्कुराने का मौका दें। 24 घंटे उनके साथ कठोर व्यवहार न बरतें कि उन्हें दंडित किया जाए, उन्हें डरा धमका के रखा जाए। आपकी एक मुस्कुराहट, अगर आप शिक्षक भी हैं, आपकी एक प्यारी सी मुस्कुराहट किसी भी बच्चे को कहते हैं ना, आप उसके खास बन सकते हैं, है ना, ड्रीम बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। और चेहरा भी याद रहता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो एक नूर वाला, उसमें नूर आ जाता है, नूर आ जाता है, सबसे बड़ी बात। और अगर हम बच्चों से कई बार पूछते भी है ना कि आपका फेवरेट टीचर कौन है, तो बताते भी हैं। उन्हें हंसते मुस्कुराती जो मिस होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, कि वो मिस बहुत अच्छी हैं, हमसे बहुत अच्छे से बात करती हैं, हमें प्यार करती हैं। तो ये सभी बातें उसी मुस्कुराहट की वजह से पैदा होती हैं। जी, और मुस्कुराहट तो तब भी होती है जब हम सफर की तैयारी करते हैं कि भाई चलो जल्दी जल्दी से चलना है, सामान बांधना है और बस निकल जाना है। और अगर सर्दी का मौसम हो तो ये मुस्कुराहट दोगुनी हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि इस सफर में मजे भी आएंगे, खाने पीने के, घूमने के, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें भी आ सकती हैं। इसलिए जब भी आप सर्दियों में सफर के दौरान कहीं निकलते हैं तो सावधानी बरतें, लेकिन सफर का लुत्फ जरूर लें। जी, मौसम से जो संबंधित जानकारियां रहती हैं वो मोबाइल है, सब है, तो उससे पहले ही देख लें। और टेम्परेचर की भी आजकल जहां तक बात है कि तापमान कहाँ का कितना है, तो उससे भी अपडेटेड रहें। और किन चीजों की जरूरत आपको पड़ सकती है ये डिपेंड करता है ये कि हम जाते कहाँ हैं और वहां से कोई चीज जो हमें चाहिए होती वो कितनी दूर है। तो ये आजकल देखिए मोबाइल में पता चल जाता है, तो इससे भी थोड़ा सा अपडेट रहें। और कुछ एक जो सामान है जो बहुत ही जरूरी है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जरूरी सामान का बैग रह जाता है और बाकी चले जाते हैं। तो जो ठंडी के लिए जो आपके जो कपड़े वगैरह हैं तो उन्हें तो साथ रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ कुछ एक पेटेंट दवाएं भी साथ रखें तो बहुत अच्छा है। मसलन आपको सर्दी हो सकती है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, पेट दर्द भी हो सकता है, दस्त भी लग सकती है। तो ये छोटी छोटी दवाएं हैं वो अपने साथ लेकर जाएं, डॉक्टर की सलाह से। बिल्कुल, आप किसी फिजिशियन के पास जाकर अपनी बात बता सकती हैं और दवाइयों का एक किट तैयार करें जिसमें बच्चों की दवाइयां हों, बुजुर्गों की दवाइयां हों, आपकी अपनी दवाइयां हों। और अगर आप गृहिणी हैं तो अपना ध्यान रखना मत भूलिएगा, कहीं पता चले कि आप सिर्फ परिवार के चक्कर में खुद को भूल गई हैं। सर्दियों में सफर के दौरान क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है और सफर का लुत्फ भी कैसे लेना है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक छोटा सा अंतराल हमें अभी लेना होगा संगीता जी, है ना। इस अंतराल के बाद हम फिर से आते हैं जी।
इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत करते हैं संगीता जी। और देखिए हमारे श्रोताओं ने अपने विचार लिखने शुरू कर दिए हैं। एक सखा लिख रहे हैं कि विंटर में घूमने के लिए किसी भी सामान को पैक करने की सबसे पहले जरूरत है तो वो है सर्दियों के कपड़े। हाँ। अगर आप सर्दियों में बर्फबारी का मजा उठाने के लिए पहाड़ों में घूमने निकल रहे हैं तो फिर आपको 1-2 ऊनी कपड़े, दस्ताने, बूट, कंबल, स्वेटर, शॉल जैसी जरूरी चीजों को जरूर पैक कर लेना चाहिए और इसके अलावा एक कंबल को भी साथ में रख लें। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं भी ठंडी जगह की यात्रा पर हूँ, इतनी ठंडी है कि कुल्फी जम रही है। अरे बताइए। मैंने तो पूरा इंतजाम किया हुआ है। सभी से अनुरोध है, अगर आप भी मेरी तरह यात्रा पर हैं तो अपने साथ जरूरत के सभी सामान साथ रखें और वही खाएं जिससे शरीर में गर्मी बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने, हम उम्मीद करते हैं कि सारे सामान रख लिए होंगे और ये लुत्फ ले रहे होंगे इस पहाड़ी या ठंडी यात्रा का, है ना। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सर्दी के मौसम में जी यात्रा करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ। साथ ही आप कहाँ जा रहे हैं, इस जगह का टेम्परेचर, मौसम संबंधी जानकारी ये जान लें। इसके अलावा आप जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह के बारे में किसी भी माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लें और आपको पता लग जाए कि सफर के दौरान और जिस स्थान पर आप जा रहे हैं वहाँ किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है या कौन कौन सी चीजें नहीं मिलेगी। इन सब का इंतजाम आपको साथ में लेकर चलना चाहिए। तो हमारे एक श्रोता ने और लिखा है कि आप सभी सामान अपना रखें और फिर किसी भी सामान को भूलें भी नहीं। और सर्दियों के कपड़े, अगर आप सर्दियों में बर्फबारी का मजा उठाने के लिए पहाड़ों में घूमने निकले हैं तो फिर 1-2 ऊनी कपड़े, 1-2 नहीं बल्कि मुझे लगता है काफी चाहिए। और फिर आपको जो है दस्ताने, बूट्स, कंबल, स्वेटर, शॉल जैसी जरूरी चीजों को जरूर पैक करना चाहिए। और इसके अलावा एक मतलब और भी एक गर्म ऊनी कपड़ा अपने साथ जरूर रखें। हाँ। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सर्दियों में सफर के दौरान सावधानी, वही सफर और सर्दियों में, जी हाँ, इस अवसर पर सफर के स्वरूप, स्थान और मार्ग का अवलोकन जरूरी है। अभी जनवरी में चेन्नई की यात्रा पूरी जाड़े की सावधानी के साथ की गई, मतलब करेंगे। किंतु उत्तर से दक्षिण जाते ही राजधानी चेन्नई एक्सप्रेस को चेन्नई स्टेशन पर सुबह 9 बजे पहुंचते ही इतनी गर्मी थी कि सारे गर्म कपड़े उतारने पड़ गए और इसलिए सावधानियां तो जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। फिर भी यात्री चाहे सर्दी की यात्रा पर जाए या कभी गर्मी की, हमेशा अपनी जो जानकारी में उसको रहना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है और उसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। जी, क्रिसमस की भी छुट्टियां जो है वो शुरू हो गई हैं कई जगह पे और कई जगह पे होने वाली हैं, तो लोग निकले कहीं निकलेंगे। और ऐसे में क्या होता है कि बर्फीली जगहों पर जाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्रिसमस में। तो भूस्खलन की भी कई वारदात सामने आती है। और जब आप वहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं तो इसमें भी बड़ा सावधान रहें कि फोटोग्राफी जब आप करते हैं तो कई बार आपको जगह का ख्याल नहीं रहता कि आप कहाँ खड़े हैं या कहाँ से आपको फोटो लेनी है, कहीं पैर फिसलना या कहीं या फिर कई जगह आप जब 4 पहिया वाहन से जाते हैं अपनी कार से या कहीं भी गए तो वहाँ 4 पहिया वाहन का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी क्या कुछ सावधानियां होनी चाहिए, क्योंकि ये भी वाहन लोग कहते हैं भाई थोड़े आगे चलो, थोड़े आगे चलो, लेकिन वो भी कहाँ जाकर आगे फंसेगा या क्या है, ये तो पता आप नहीं पूरी तरह से ये देखें कि बर्फीली जगहों पर अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है। और दूसरी बात ये भी कि अगर आप बाई रोड कहीं जा रहे हैं, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, तो ध्यान रखें आपका जो वाहन है जिस पर आप जा रहे हैं, चाहे वो 2 पहिया है या 4 पहियों वाला आपका वाहन है, उसको जांच लें, परख लें कि आप एक लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। इसके अलावा रास्ते में कोहरा होता है, सर्दियों के मौसम में कोहरा, पाला पड़ता है। हेडलाइट का इस्तेमाल आपको करना है समय समय पर। अंधेरी सड़कें भी हो सकती हैं संगीता जी, तो किसी भी तरह की दुर्घटनाएं घट सकती हैं। आपको पूरे जाप्ता के साथ ही अपनी यात्रा को तय करना है। और इसके साथ ही एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि सर्दियों के सफर के समय एक्स्ट्रा समय लेकर हमें चलना चाहिए, क्योंकि ठंड के मौसम में कई बार कोहरे के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लग जाता है और उसके पास अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, चाहे फ्लाइट है, ट्रेन है, बस है, कहीं भी जा रहे हो और उसको पकड़ने में देरी न हो, इसलिए समय रहते हमें घर से निकल लेना चाहिए।
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। तो लगता है संगीता जी आज आप पूरी तरह से यात्रा करने की मूड में आई हैं और आपने कह भी दिया है कि यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो अब चलते हैं, हमारा जो आज का पर्यटन स्थल है कुर्सियांग, जिसे हम करसियांग के नाम से भी जानते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ की यात्रा पर चलें। हाँ भारत के हाँ देखिए, भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य के जो है दार्जिलिंग जिले में है ये कुर्सियांग। जी जी। और हमारे बहुत सारे श्रोता गए भी होंगे और इसके बारे में जानकारी ये है कि ये लगभग 4864 फीट की ऊंचाई पर है ना। और दार्जिलिंग से 32 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग इतनी ही दूरी पर सिलीगुड़ी भी है। तो प्रमुख रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हीं की लेप्चा भाषा के शब्द छोटे आर्किड के नाम से ये नाम पड़ा है कुर्सियांग। तो उनके घर का नाम था और ये शब्द स्थानीय बेंत से बनी छड़ी के लिए भी वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तराई में बसा हुआ क्षेत्र है ये। करसियांग का दौरा करना जितना रोमांचकारी है, यहाँ का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। तो यहाँ साल भर जो है पर्यटकों का तांता लगा रहता है और बहुत सारी चीजें यहाँ देखने लायक हैं, जैसे फूल के बागान हैं, चाय के बागान तो बड़े खास हैं यहाँ पर। और टॉय ट्रेन का अपना ही आकर्षण है और इसे लैंड ऑफ व्हाइट आर्किड्स भी कहते हैं। और हरे भरे चाय बागानों में अगर बात की जाए तो कैसल टाउन टी स्टेट या मकाई बारी और अबुटीनिया ये सबसे खूबसूरत चाय बागान में से एक मानी जाती है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे कुर्सियांग से होकर गुजरती टॉय ट्रेन जो है, इसकी सवारी बड़ी अद्भुत होती है और बच्चों को बहुत भाती है। सितंबर से जून तक जा सकते हैं। अच्छा सितंबर से जून तक जाया जा सकता है जी। तो हमने तो ये नवंबर का महीना चुना है ना, लेकिन हमें अपनी पूरी सुरक्षा के साथ जाना होगा क्योंकि ठंड का समय है और आपने जैसा कि कहा कि ठंड के समय हमें यात्रा करते समय बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। और बताइए इसके बारे में। जी, ईगल्स व्यू पॉइंट है यहाँ पर, क्रेग व्यू पॉइंट, ईगल्स क्रेग व्यू पॉइंट है जी जी। तो ये यहाँ के केंद्र में है और प्राकृतिक नजारा यहाँ से बहुत दूर दूर तक देखा जा सकता है। फूलों का बगीचा भी है और चाय परोसने वाले यहाँ पर कैफेटेरिया भी है। अच्छा, और हिरन पार्क भी है यहाँ पर, जहाँ पर जो डाव हिल क्षेत्र हिरन पार्क, जहाँ आपको स्वच्छंद विचरते हुए सुंदर सुंदर हिरन दिख जाएंगे। और इस जगह को अब डाहिल रोड पर डहिल पार्क के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। खुलास जलप्रपात झरने जो हैं वो यहाँ के एक उदाहरण है कि व्हील्स खोला, यहाँ एक मोड़ है जिसे कहते हैं। और यहाँ खिलौना गाड़ी यानी कि जो टॉय ट्रेन है वो सीटी बजाती हुई यहाँ पर जाती है। तो कुर्सियांग की वादियों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग भी हैं, या हम रविन्द्रनाथ टैगोर की भी बात कर सकते हैं कि उनका भी आना जाना अक्सर हुआ करता था। और यहाँ पर कई सारे जो लेखक हैं उन्होंने अपनी रचनाएं भी लिखी हैं। हाँ, वहाँ के माहौल से प्रभावित होकर शांत एरिया है जहाँ पर बैठकर आप बहुत ही सुकून के साथ लेखन कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसके साथ साथ नए स्कूल और नए विश्वविद्यालय भी हैं। जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय है और NSC बोस इंस्टीट्यूट ऑफ एशियाटिक स्टडीज यहीं पर, मतलब यहाँ पर जो ये जगह है खास यही जगह, वो उनके बड़े भाई यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के घर में स्थित है, जो गिद्ध पहाड़
क्षेत्र में स्थित है। 30 के दशक के अंत में नेताजी को यहीं इसी घर में नजरबंद किया गया था। हाँ। अब यहाँ इसी से जुड़ी तमाम अमूल्य कलाकृतियां भी हैं, जो कि बहुत ही कलात्मक ढंग से है और उन्हें देखकर बड़ा ही खूबसूरत एहसास भी होता है। और यहाँ पर पत्रों के आदान प्रदान की कॉपी भी मिल जाती है। भारतीय राष्ट्रीय सेना जिन्हें INA की कई दुर्लभ तस्वीरें मिलती हैं और स्वतंत्रता आंदोलन की यादगार तस्वीरें हैं, अन्य तस्वीरें हैं और नेताजी और बोस परिवार की भी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। जी, तो बहुत अच्छे से धार्मिक स्थल भी हैं। जगदीश मंदिर है यहाँ भगवान जगन्नाथ का, और 300 साल पुरानी मूर्तियां हैं इस मंदिर में, जबकि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के अन्य मंदिरों में वैसे देखा जाए तो 3 मूर्तियां होती हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर भगवान मतलब कृष्ण भगवान की ही 2 मूर्तियां हैं। हाँ। सीताराम भगवान का भी मंदिर है, दुर्गा माता मंदिर भी है जो बहुत ही प्राचीन है। अम्बुतिया ये शिव मंदिर यहाँ का अति प्राचीन है। और यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा भी बहुत धूमधाम के साथ मनाई जाती है। बहुत ही सुंदर पक्षी यहाँ हमें मिलते हैं, वन विहार करते हैं और सर्दियों के दौरान यहाँ पर संतरे की खेती खूब होती है ना? हाँ, अच्छा भी लगता होगा ना? बहुत सुंदर लगता है वो नज़ारा। हाँ। और सबसे पास यहाँ पर हवाई अड्डा है और रेलवे स्टेशन भी नजदीक ही है, जलपाईगुड़ी। सड़क मार्ग से आप जाएंगे तो विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। तो संगीता जी, ठंड शुरू हो गई है और ऐसे में हमने याद किया, आज वो दिन याद किए जब मिट्टी का चूल्हा हमारे घरों में जलता था और हम गरम गरम अपनी माँ के हाथ से बनी हुई रोटी खाते थे। हाँ, और चूल्हे के अगल बगल बैठे भी रहते थे भाई। हाँ, उस सर्दियों में बड़ी गर्माहट भी बहुत। वो इतना सुंदर चूल्हा लगता था रसोई के अंदर, मिट्टी से लीपा हुआ चूल्हा जिसे रोज लीपा जाता था, है ना? और बहुत ही खूबसूरत, और उसमें गरम गरम सेकती हुई रोटियां और बहुत सारी चीजें सीखा करती थी। दाल बाटी है और शकरकंदी है, इस तरह से बाजरे की रोटी है, मक्की की रोटी है, सभी रोटी, गेहूं की रोटी भी उसी में हम सिकाई किया करते थे। और वो जो सिकाई के बाद स्वाद आता था वो कहने ही क्या। भरता भी बनता था। हाँ, भरता भी बनता था, बिल्कुल सही। आंच धीमी हो जाए तो फिर दूध उबल जाता था। जब आंच बिल्कुल मध्यम आंच पर दूध रख देते थे और दूध भी उबल जाता था। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो वो दिन याद कर लें आज हम। हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कुसियांग के बारे में भी लिखा है और बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने चूल्हे के बारे में भी लिखा है कि उनको भी बड़ा याद आ गया। तो हमारे जो श्रोता हैं उनका ही एक मैसेज पढ़ देते हैं कि देखिए, ठंड के मौसम में जो चूल्हा होता है उसमें खाना बनाना, यानी कि मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाना अपने आप में एक बड़ा ही अलग सा अनुभव होता है। और मिट्टी का चूल्हा और हमारा बचपन का साथ रहा है। मैंने उस पे बहुत खाना बनाया, खासकर मक्के की रोटी, और उस रोटी का अपना ही स्वाद और मजा था। अब इस वक्त टाइम नहीं कि चूल्हा जला कर खाना बनाए। सर्दी के दिनों में हम सब भाई बहन चूल्हे के आगे बैठते थे, सच में बहुत मजा आता था। बहुत मजा आता था। और खीरे को जिस तरह से चिमटे से हमारी माँ उलटती पलटती रहती थी, तो हाथ हम ताप लिया करते थे। इस दौरान एक हमारी सखी लिख रही है कि गैस का चूल्हा तो पहले नहीं था हमारे घर में, मिट्टी का एक चूल्हा था और एक स्टोव, सभी काम उसमें होते थे। जब त्योहार आता था तो शाम से चूल्हा जल जाता था और सभी पकवान उसी में बनाए जाते थे और चूल्हे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था। हाँ, उसमें थोड़ा धुआं उठता था जो थोड़ी हमारी आंखों को जलन पैदा कर देता था।
और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मिट्टी का चूल्हा और हमारा बचपन का साथ रहा। मैंने उस पे बहुत खाना बनाया, खासकर मक्की की रोटी, और उस वक्त टाइम नहीं होता था, लेकिन फिर भी हम उस चूल्हे का आनंद लिया करते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि चूल्हे पर मायके में तो नहीं बनाया, लेकिन शादी के बाद ससुराल में, ये सखी लिख रही हैं कि कृषि भूमि और बहुत सा पशुधन भी था, इसलिए खाना बनाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपले घर में उपलब्ध हो जाते थे और खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनता था। पहली बार जब खाना बनाया तो समझ नहीं आया कैसे बनाऊं। चूल्हे पर रोटी बनाते समय जब तवे पर रोटी डालती तब नीचे चूल्हा बुझ जाता। ध्यान नहीं रहता था कि चूल्हे में लकड़ी उपले भी साथ साथ डालते रहना जाना होता है। और कुछ समय तक मैं खाना बनाती तो सास पास में बैठी चूल्हे में आंच लगाए रखती थी। फिर धीरे धीरे मुझे भी चूल्हा जलाना आ गया था। जी, एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के बदलते परिवेश में आपको सिर्फ गांव देहातों में ही मिट्टी के चूल्हे नजर आते हैं अब, और इन चूल्हों पर पकाया हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। आजकल शहरों में रहने वाले लोग जब गांव के सैर सपाटे के लिए आते हैं यानी कि गांव में, तो केवल मिट्टी के चूल्हे पर बनाए गए खाने की मांग करते हैं। चाहे हम जितने मॉडर्न हो जाएं, पर बरसों से चल रही ये परंपरा आने वाले मतलब सदियों तक बनी रहेगी। बिल्कुल, इसका स्वाद जो है आज भी हम नहीं भूले हैं। एक सखी लिखती है कि इस तेजी से भागती हुई आधुनिक दुनिया में हम ऐसा बहुत कुछ पीछे छोड़ा है जो कभी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण था। आज अधिकतर दुनिया खाना पकाने के लिए गैस चूल्हा, स्टोव, इंडक्शन और माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कुछ दशक पहले तक खाना पकाने की बात पर सबसे पहले मिट्टी का वो चूल्हा याद आता था जिसे हमारी दादी माँ हर रोज लीप कर नया जैसा बना देती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल सभी रसोई घरों में गैस चूल्हा या बिजली से चलने वाला चूल्हा दिखाई देता है। आज से करीब 50 साल पहले हमारे घर मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था। चूल्हा जो मिट्टी का था उसे जलाने में लकड़ियां और गाय भैंस के गोबर से बने केक जो होते हैं, उपले जो होते हैं, और जिसे गुजराती में छाना कहते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ करता था। जलाते वक्त निकलते धुएं एक आग सी महक का एहसास होता था। हालांकि हमारी सुथारी काम का धंधा हुआ करता था इनका, यानी कि ये काम था उनका, तो उसके छोल का उपयोग हम चूल्हे जलाने में किया करते थे। सर्दी के दिनों में ठंड से बचने हम रसोई घर में चूल्हे के पास बैठ जाया करते थे। तो ये तो सभी बच्चे जो हैं या बड़े बच्चे सभी जो है बैठते ही हैं जरूर से। लेकिन इन्होंने जो एक बात कही है कि इससे जलते समय एक धुआं निकलता है। जी हाँ, और इस बात पर भी बड़ा गौर करना चाहिए कि जब चूल्हा बुझने वाला हो या कुछ चूल्हे में आपने पकाया तो उसको बिल्कुल बंद कमरे में ना छोड़ दें, क्योंकि उसमें जब वो बुझता है उस वक्त भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, बिल्कुल जहरीली गैस निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए दमघोटू हो सकती है, है ना। दमघोटू वातावरण बन जाता है। और कई बार हम सर्दियों में ईंधन एक डेगची में कोयला जलाकर भी कमरे में रखते हैं संगीता जी, और कमरे के किवाड़ बंद कर लेते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। और कई बार ऐसी बातों से जान भी चली गई है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें, चूल्हे की रोटी खाएं और मस्त होके खाएं, जैसे कि अभी मैं और संगीता जी खाने वाले हैं। लिट्टी चोखा भी बड़ा। मंदाकिनी जोशी और संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।